हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत ADME का स्टडी करते हैं, जिसमें A, D और M हम कंप्लीट कर चुके थे और अब बचा E मीन्स एक्सक्रीशन को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन में था वो ड्रग्स जो था हमारा कि ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में था वो डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ताकि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके, एंड मेटाबॉलिज्म में था कि जो हमारा फैट सोलूबल जो ड्रग्स था वो वाटर सोलूबल में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो बॉडी से इलिमिनेट आउट हो सके। तो आज हम देखते हैं इलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि इसमें जो होता है कि जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्रग्स पॉइजनिंग को रिमूव करना। तो ड्रग्स पॉइजनिंग को हम कैसे रिमूव करते हैं उसको हम आगे देखेंगे कि कौन से स्टेज में और कैसे हम उसको रिमूव आउट करते हैं अपने बॉडी से, वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है। तो एक्सक्रीशन में होता है कि जो सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब जो हमारा ड्रग्स होता है बॉडी में उसको पास आउट करना होता है, उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा ड्रग्स हुआ वो फॉरेन सब्सटेंस हुआ हमारे बॉडी के लिए। तो फॉरेन सब्सटेंस हुआ तो उसको अपने बॉडी में तो ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगा बॉडी, तो फिर उसी को इलिमिनेट आउट मीन्स बाहर करता है, तो हम उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब बात आती है कि जो एक्सक्रीशन ये जो होता है हमारे बॉडी में वो किस किस रूट से होता है, इसका रूट कौन कौन सा है। तो इसमें मेन जो रूट होता है वो किडनी होता है, जो कि यूरिन के थ्रू ड्रग्स को पास आउट करता है। बाइल के थ्रू भी फीसेस के रूप में कुछ ड्रग्स पास आउट होते हैं या एक्सक्रीट आउट होते हैं। लंग्स से जो होता है वो एक्सहेल्ड एयर के रूप में एक्सक्रीट आउट होता है। सलाइवा से जो है वो लिथियम एंड पोटेशियम आयोडाइड ड्रग्स जो होते हैं वो पास आउट होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। एंड जो स्वेट है उससे रिफाइम्पिन एंड हैवी मेटल एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो हैवी मेटल से जो होता है कुछ पॉइजनिंग होता है, जो कि कुछ सेवियर पॉइजनिंग होता है, जिसको कि रिमूव करने के लिए कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। तो आप वहां से जाके देख लें कि हैवी मेटल पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग्स यूज किया जाता है किस मेटल पॉइजनिंग के लिए, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मिल्क से भी जो मोर लिपिड सोल्यूबल एंड लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड लिथियम, ये एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, तो उससे जो एक्सक्रीशन होता है हमारा, जो ड्रग्स का जो एक्सक्रीशन होगा वो मेनली 3 पार्ट में होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं और इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से पार्ट में हमारा ड्रग्स का जो पॉइजनिंग होता है उसको हम अपने बॉडी से रिमूव आउट करते हैं और उस प्रोसेस को करते हैं। इस ड्रग्स पॉइजनिंग के प्रोसेस को हम एक्टिव करते हैं कहाँ पे, तो इसको हम देखते हैं 1 बाय 1। इसमें पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, और ये जो होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा ग्लोमेरुलस जो है वो फेनेस्ट्रेटेड होता है, मीन्स इसमें पोर होता है। तो पोर होने की वजह से जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होता है वो भी फिल्टर आउट हो जाता है, इसीलिए ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको कैसे समझ लेते हैं कि जो हमारा जो ग्लोमेरुलस जो होता है वो फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन होता है, फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन है, इस मतलब इसमें पोर हो गया। तो पोर होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पोर होता है ये तो बहुत ही स्मॉल होगा, तो जो पोर है वो बहुत ही स्मॉल है। तो स्मॉल होने के वजह से जो लार्ज ड्रग्स होगा वो तो पास आउट नहीं होगा इस फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन से, पर हम जानते हैं कि जो हमारा ड्रग्स होता है वो लार्ज नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे कि ये पास आउट हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से ड्रग्स इससे फिल्टर नहीं होंगे। तो फिल्टर वो ड्रग्स होंगे जो लार्ज होंगे। तो लार्ज कब होगा हमारा ड्रग्स, तो लार्ज उस वक्त होगा जब ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन से
ये बाइंड होंगे, तब इसका साइज जो होगा वो लार्ज हो जाएगा, उस वक्त फिल्टर आउट नहीं होंगे, फिल्टर आउट नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो होता है डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से जो भी ड्रग्स बाइंड होंगे तो उसका साइज बड़ा होते जाएगा, तो वो फिल्टर आउट हमारे ग्लोमेरुलस से नहीं होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जीएफआर नॉर्मल जीएफआर जो होता है वो 125 मीन्स 125 ml पर मिनट होता है, और हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मीन्स पर आवर 7.5 लीटर पर आवर ड्रग्स का फिल्ट्रेशन होता है हमारे ग्लोमेरुलस से, और एक दिन में 24 घंटा होता है, तो उस हिसाब से 180 से 200 लीटर पर डे फिल्टर आउट होता है ग्लोमेरुलस से ड्रग्स का या फिर ब्लड का जो भी होता है वो फिल्टर आउट होता है। तो अब बात आते हैं कि जो हमारा यूरिन जो होता है, यूरिन से तो 2 ही लीटर जो हमारा किडनी है और नेफ्रॉन, उससे 2 लीटर का ही मतलब यूरिन फिल्टर आउट होता है पर डे। तो बाकी का 198 लीटर जो होता है, 198 लीटर जो होता है वो कहाँ जाता है? तो यही जो होता है वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, मीन्स 99% जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब बात आती है कि जो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड किस पे करता है? तो ये जो है डिपेंड करता है आपको लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। तो ये जो है आपको लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, इसमें जो लिपिड सोलुबल जो ड्रग्स होगा वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, पुनः रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 99% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स है वो रीएब्जॉर्ब हो गए, और वाटर सोलुबल जो ड्रग्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और रीअब्जॉर्प्शन या फिर जो एब्जॉर्प्शन का एक और जो फंडा जो था वो था, एक था कि जब मीडिया का और ड्रग्स का मीन्स जब मीडियम जब सेम होता है तो जो ड्रग्स होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब मीडियम जब डिफरेंट होता है तो ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होता है, जैसा कि हम पहले देख चुके थे। और इसी को हम यूज करते हैं ड्रग्स पॉइजनिंग में, कि जब हम मीडिया को जब सेम रखेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मीन्स जब एसिडिक ड्रग्स होगा तो हम उस वक्त क्या करेंगे कि जो हमारा यूरिन होता है उसको हम अल्कलाइन कर देंगे। तो अल्कलाइन आखिर कैसे होगा? तो अल्कलाइन हम करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड कर। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूरिन में मतलब उस वक्त हम ऐड करेंगे, ड्रग्स के रूप में देंगे, तो हमारा जो यूरिन होगा वो अल्कलाइन हो जाएगा, और जो ड्रग्स है वो एसिडिक ड्रग्स है, और एसिडिक और बेसिक है तो ये फिर आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज होने के बाद ये पुनः रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो एस्प्रिन का जो पॉइजनिंग होगा इसको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो एस्प्रिन जो होता है इसका कोई भी एंटीडोट नहीं होता है। तो एस्प्रिन के पॉइजनिंग को रिमूव करने का बस यही एक तरीका है। इस तरह से और देखते हैं कि जो एम्फेटामिन होता है जो कि बेसिक ड्रग्स है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? तो इसमें क्या होगा कि जो यूरिन को होगा कि हम एसिडिक कर देंगे। तो अब एसिडिक हम यूरिन को कैसे करेंगे? तो इसमें होगा कि अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड जब ऐड करेंगे तो हमारा जो यूरिन होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने के बाद ये जो होगा दोनों डिफरेंट हो जाएगा मीडिया, तो ये फिर एलिमिनेट आउट हो जाएंगे हमारे बॉडी से। तो इस तरह से हम पॉइजनिंग को रिमूव आउट करेंगे। तो ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में हम ड्रग्स के पॉइजनिंग को रिमूव करते हैं। तो आगे देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन को। तो ये जो होता है ट्यूबुलर जो सिक्रीशन होता है ये मेनली डिपेंड नहीं करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे। और इसमें जो होता है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है इसमें
पंप प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हम यहाँ दो ही टाइप के पंप को शो किए हैं, जो कि मेनली एक होते हैं एसिड ड्रग्स के लिए और एक होते हैं बेसिक ड्रग्स के लिए। और ये जो पंप होते हैं वो हमारा पंप ये जो होते हैं वो सेचुरेबल होते हैं। तो इसी सेचुरेबिलिटी को हम यूज करते हैं पेनिसिलिन के लिए। तो आखिर ये सेचुरेबिलिटी क्या है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सेचुरेबल कहने का मतलब है कि जो हमारा पंप है वो एक नैरो गेट की तरह होता है। मीन्स एक बार में एट ए टाइम एक ही टाइप का जो ड्रग्स है, या फिर इसको हम इस तरह से समझते हैं कि इस गेट से एक बार में एक ही गाड़ी पार होगा, और अगर दूसरा आएगा तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पहला पार न हो जाए। तो इसी सेचुरेबिलिटी को हम यूज करते हैं पेनिसिलिन में। तो पेनिसिलिन जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, क्योंकि जब हम इसको लेते हैं इस ड्रग्स को तो ये हमारे ब्लड से ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू 2-3 घंटे में ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो मीन्स इस ड्रग्स का शॉर्ट एक्टिंग होने का कारण ये है कि इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत जल्दी होता है। तो इसी को रोकने के लिए हम लाते हैं प्रोबेनासिड्स को। तो प्रोबेनासिड्स जो होता है वो क्या होता है कि इस पंप के साथ इसका जो एफिनिटी होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के साथ इसका एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब पेनिसिलिन एंड प्रोबेनासिड्स को लिया जाता है तो जो ये पंप होते हैं वो पेनिसिलिन को रोक देता है और प्रोबेनासिड्स को बाहर करता है। मीन्स कीप ऑन गोइंग प्रोबेनासिड्स एंड पेनिसिलिन हैज स्टॉप इन ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जब पेनिसिलिन जब रुका हुआ रहता है तो हमारा एक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने प्रोबेनासिड्स को यूज करके इस ट्यूबुलर सिक्रीशन को रोक देते हैं, जिसके वजह से पेनिसिलिन का एक्शन जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है। तो अब इसके आगे एक और सिनेरियो को देखते हैं कि जो हमारा जो ड्रग्स होता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होता है। मान लिया जाए कि 100 मॉलिक्यूल्स फिल्टर आउट हुए, और फिल्टर आउट होने के बाद जो रीनल क्लियरेंस है जो कि एक्सक्रीट आउट होता है उसको हम रीनल क्लियरेंस बोलते हैं, वो 150 मॉलिक्यूल हुआ। तो 150 मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग्स जो 50 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हुए वो या तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू सिक्रीट आउट हुए ब्लड से, किडनी में सिक्रीट आउट हुए यूरिन में, तब जाकर ये 150 मॉलिक्यूल हुआ। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से 70 मॉलिक्यूल ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा सिक्रीट आउट हुए, तो 170 हो जाना चाहिए था। तो यही जो हुआ यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से 20 मॉलिक्यूल हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब क्लियरेंस मोर देन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होगा वो मस्ट प्रेजेंट होगा। मतलब ये ज़रूरी है, होगा ही होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि 170 मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ तभी तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ही हो। मीन्स जब क्लियरेंस ज़्यादा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से तब ट्यूबुलर सिक्रीशन मस्ट बी प्रेजेंट, बट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये हो गया। और एक और केस ले लेते हैं कि अगर यहाँ से जो है 200 मॉलिक्यूल फिल्टर आउट हुआ ग्लोमेरुलस से और 150 मॉलिक्यूल्स ही रीनल क्लियरेंस के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हुआ। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लियरेंस है वो कम हुआ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से। तो इस स्थिति में आखिर क्या हो सकता है, तो इस स्थिति में यही हो सकता है कि ये जो 200 मॉलिक्यूल्स था इसमें 50 मॉलिक्यूल्स रीएब्जॉर्ब हो गए
तो 150 मॉलिक्यूल रीनल क्लीयरेंस में पास आउट हुए, या मतलब कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा वो मस्ट बी प्रेजेंट होगा, सॉरी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जरूरी प्रेजेंट होगा, बट ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होगा वो प्रेजेंट होगा भी और नहीं भी होगा। मतलब कि ये हुआ कि अगर 50 मॉलिक्यूल यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गया तब 150 मॉलिक्यूल रीनल क्लीयरेंस में बाहर गया, पर यही अगर 70 मॉलिक्यूल रीएब्जॉर्ब होते तो 130 मॉलिक्यूल यहाँ पे होते, तो 20 मॉलिक्यूल्स को पुनः ट्यूबुलर सिक्रीशन से सिक्रीट होना पड़ता, तो ये प्रेजेंट होगा भी और नहीं भी होगा। तो इस तरह से हमारा एक्सक्रीशन पार्ट अब एंड होता है। Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.